हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन। तो हमने इकोनॉमिक्स का ये थर्ड लेक्चर आज कंप्लीट करना है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द नेशनल इनकम। तो चार तरह की नेशनल इनकम होती है। वन इज प्रोडक्शन इनकम, सेकंड आ जाती है इनकम मेथड, देन आ जाता है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड, देन जीवीए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। तो किस तरह से हम किसी भी देश की इनकम को एनुअली चेक कर सकते हैं, तो उसके ये चार मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल प्रिसाइजली फोकस करना है बिकॉज ये रिवीजन सीरीज है एज आई टोल्ड यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, यानी कि उत्पाद विधि। अगर हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं उत्पाद विधि। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। वन इज एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट पे कितनी प्रोडक्शन हो रखी है उसको ले लेंगे कितना, दैट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस। अब देखो, जब भी कोई चीज बनती है, यानी कि जब फैक्ट्री में बन रही है, तो वहां से टैक्सेस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और सब्सिडी दे देते हैं, ताकि जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तो यहाँ पे जब आप फैक्टर कॉस्ट में निकालते हो, तो उसमें से आप क्या करते हो, मार्केट प्राइस जो भी होगा उससे माइनस कर दोगे इनडायरेक्ट टैक्स को, और साथ में ऐड कर दोगे सब्सिडी, ठीक है। वहीं पे जब आप कोई चीज बेचने जा रहे हो, जब मार्केट प्राइस पे निकालोगे तो उसमें टैक्स ऐड कर दोगे। जो प्रॉफिट होगा वो तो जो कंपनी ने बनाई प्रोडक्ट वो ले जाएगी, और जो टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को। तो वहां पे टैक्स की एडिशन हो जाती है और सब्सिडी माइनस हो जाती है। तो प्रोडक्ट निकला, यानी कि कोई चीज बनी, तो फैक्टर कॉस्ट हमने ले ली, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस माइनस इन डायरेक्ट टैक्स एंड देन सब्सिडी, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका पहला मेथड, दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन मेथड। सेकंड आपका आता है, दैट इज द इनकम मेथड। इनकम मेथड की जब बात करेंगे, यानी कि आय विधि, हिंदी में बोलूं तो आय विधि इसको हम क्या देते हैं। आपको चार फैक्टर्स याद होने चाहिए। एक हमने देखा था लैंड, जिसको हम भूमि कहते हैं। दूसरा हमने देखा था कैपिटल, यानी कि पूंजी। एंड थर्ड हमने देखी थी लेबर, यानी कि श्रमिक भी तो चाहिए होंगे वहां पे। और एक चाहिए होता है उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिल सकती है। अब देखो, लैंड जो है वो कोई भी कंपनी खरीदने में बिलीव नहीं करती। जहां पर खरीदने में उसको लग रहा है कोई कितना लग जाएगा, 50 लाख लग गया मान लो, वहीं पे रेंट देके उसका मान लो 10 लाख तक खत्म होना था, तो ऑब्वियसली वो लैंड को क्या करेगा, रेंट पे ले लेगा, यानी कि किराए पे ले लेगा। और वहीं पे कैपिटल, यानी कि पूंजी, कोई थोड़ी अपना सारा का सारा पैसा लगा देगा। यहाँ से क्या आएगा, लोन लेगा, लोन पे क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट को क्या बोलते हो, ब्याज बोलते हो। लेबर आ गई, लेबर को क्या करोगे आप, मजदूरी दोगे, यानी कि वेजेस आ जाएंगे। और एंटरप्रेन्योर हु इज उद्यमी, ठीक है, हिंदी में उद्यमी कहते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या चाहिए, दैट इज प्रॉफिट, यानी कि मुनाफा। तो नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से कैसे निकालते हो, तो यहाँ पे इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम कैसे निकालते हो। रेंट आ गया आपके पास, रेंट में आप इंटरेस्ट ऐड कर लो, इंटरेस्ट में आप साथ में वेजेस ऐड कर लो, और वेजेस में साथ में प्रॉफिट ऐड कर लो। तो यहाँ से आपके पास इनकम मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। सारी चीजें ऐड कर दी, जो आपके पास चार फैक्टर थे उनसे आपको क्या चीजें मिल रही हैं उनको हमने ऐड, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड की बात करेंगे। थर्ड मेथड हमने देखा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, कितना खर्चा हुआ। आपके पास जब सैलरी आती है, वो आप थोड़ी सारी की सारी सेव ही कर लेते हो या फिर बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। कुछ तो आपको अपने पास भी रखना पड़ता है ना, जिसको आप फिर डेली लाइफ के लिए यूज करते हो। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। खर्चा विधि, उससे भी नेशनल इनकम निकाली जा सकती है। खर्चे को यहाँ पे व्यय भी बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर को व्यय भी बोल देते हैं, ठीक है। पर इस मेथड को इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता, इंडिया के अंदर इस मेथड को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई आपके पास सैलरी आई, या आपके पास सैलरी है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो आप कंज्यूम करते हो, यानी कि कोई अपनी डेली लाइफ की चीज यूज करोगे, ठीक है। बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, वो आ जाएगी, खर्चा, सारी चीजें आ जाएंगी, कंजप्शन आ जाएगी बेसिकली। फिर हम बोल सकते हैं सेविंग करते हैं, या सेविंग को ही हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट नहीं है, आप बैंक में भी जब सबमिट कर रहे हो अपने पैसे, वो सेविंग के साथ साथ एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज सेकेंड थिंग।
इसके अलावा आपको क्या चीज़ देनी पड़ती है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। अब टैक्स तो बहुत सारे होते हैं, जीएसटी पढ़ते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ते हैं, सेस पढ़ते हैं, CESS, सरचार्ज पढ़ते हैं, पर वो सारी टाइप्स हम अभी नहीं करेंगे, आगे देखेंगे। तो ये आ जाएगा टैक्स। फिर उसके बाद कोई चीज़ किसी भी कंट्री के अंदर बन रही है तो किसी चीज़ को हमें बाहर से भी खरीदना पड़ रहा है, यानी कि इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। इम्पोर्ट के साथ साथ हम भी कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो आ गई कंजप्शन, कंजप्शन कितनी करी, साथ में यूज़ कितनी करी, इन्वेस्टमेंट करा आपने, सेविंग्स क्या थी आपकी, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स भी तो दिया, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स, ये क्या आ गया आपके पास, गवर्नमेंट टैक्स। उसके बाद प्लस करोगे आप ट्रेड, ट्रेड हुआ आपका, इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, तो आप क्या करते हो, x माइनस एम कर देते हो। x हमने पॉजिटिव लिया, क्यों, क्योंकि ये हमने एक्सपोर्ट किया, बाहर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो पैसा तो अपने पास आ रहा है ना, तो वो पॉजिटिव चीज़ होती है। पर वहीं पे हमने m को माइनस में लिया, क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री से अपने लिए कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं, तो एक तरफ से वो नेगेटिव होते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग की फॉर्म में भी हो सकती है, देन वी विल सी द गवर्नमेंट टैक्स, और उसके बाद हमने एक्सपोर्ट को माइनस कर दिया इम्पोर्ट से। तो ये था आपका तीसरा मेथड। एक और मेथड हमने देखा, दैट इज GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। इसको हिंदी में बताऊं तो इसको सकल मूल्य वर्धन विधि भी कहते हैं, ठीक है, सकल मूल्य वर्धन विधि। तो ये आ जाता है आपका चौथा मेथड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉटन ली थी ना, ठीक है, कॉटन से हमने क्या किया था, कॉटन हमने भेजी कहाँ पे, कॉटन आई आपके पास प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि आपका ये है कपास, जो कि हमें नेचर से मिला। इसके बाद कॉटन को हमने कन्वर्ट कर दिया थ्रेड्स में, थ्रेड्स हो गए, थ्रेड्स को फर्दर हमने क्या किया, टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिया, और ये कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रही है, और बीच में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है, ट्रक के थ्रू सर्विस मिली, वो आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में। मान लो जो कॉटन खरीदा यहाँ पे ट्रक पे जो लोड हुआ, उसकी कॉस्ट थी 2000 रुपये, ठीक है, पर जब इसकी बनी, आगे जाके आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो इसमें एडिशन होगी 500 रुपए की, यानी कि मैं बोल रही हूँ जो टेक्सटाइल है आगे वो 2500 रुपए का बिक रहा है, तो 500 रुपए का मुनाफा दिख रहा है ना आगे। उसके बाद यहाँ से क्लोथ्स बन गए, ठीक है, लड़कों के बने, लड़कियों के बने, जो भी सोच लो आप, साड़ी बनी, कुर्ता पजामा, जो भी सोच सकते हो, क्लोथ्स बन गए बेसिकली। और जब कपड़ा बिका ना, तो वो बिका अराउंड 5000 रुपए का, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा कितने का मुनाफा दिख रहा है आपको, 2500 रुपए का। तो यहाँ पे वैल्यू ऐड होती जा रही है, यू विल नोटिस यहाँ पे एक वैल्यू ऐड होती जा रही है, और इसी वैल्यू एडिशन को क्या बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यानी कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो कैसे आ जाएगा, सबसे पहले आप इनिशियल प्राइस लोगे, इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्रोडक्ट का प्राइस क्या था, इनिशियल वैल्यू क्या थी, तो वो कितनी थी आपके पास, 2000 रुपये, तो इधर लिख दो 2000 रुपये, ठीक है। वैसे ही इनिशियल वैल्यू के बाद जो भी वैल्यू एडिशन हुई, यानी कि ये जो एडिशन हुई, ये जो एडिशन हुई, सिर्फ इनको ऐड करोगे, ये वाली चीजें आप नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने की एडिशन हुई बाद में, 500 रुपए की हुई, तो यहाँ पे मैं उसको क्या लिखूंगी, सिर्फ मैं लिखूंगी उसको सिर्फ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड प्लस वैल्यू एडेड प्लस जितनी भी आगे वैल्यू एडेड होंगी। मान लो यहाँ से फर्दर क्या किया, उसने अपना कपड़ा उठाया, उसको बोला कि साड़ी की ना सूट बना दे, और जब साड़ी से यहाँ पे मान लो एग्जांपल कर लो, साड़ी थी, साड़ी का बोला कि सूट बना दे अब, ठीक है, जब सूट बनेगा तो मान लो ये अब 2500 का था पहले, अब यहाँ पे 3000 हो गया, तो मतलब कितना और वैल्यू एडिशन हुआ यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ पे 500 रुपए का और वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे 2000 था, ऊपर 500 था, 500 ही था ना कि 2500 था, 2500 था, नहीं 500 ही था पहले, फिर 2500 था, तो ये सारे ऐड कर दो, तो वो क्या आ गया आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन से, तो टोटल कितना मिलेगा आपको, 5000। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड जो होता है ये क्रॉस चेक करने के लिए भी होता है कि जो लास्ट प्रोडक्ट है, तभी हम लास्ट प्रोडक्ट का प्राइस लेते हैं जीडीपी के अंदर। यू विल नोटिस जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो लास्ट में जाके आपको सेम ही प्राइस दे देगा। तो इधर भी 5000 था ऊपर, नीचे भी कितना आ गया, 5000 आ गया। तो ये हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है कि कितना जो कॉटन था वो यूज हुआ इन ऑर्डर टू मेक अ क्लोथ, ठीक है। बाकी सारी तो वैल्यू एडिशन थी बीच में।
सो दैट्स हाउ ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड वर्क्स। अब इसके बाद ना हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लानिंग के बारे में, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स। अब देखो हमें इंडिपेंडेंस मिलता है 1947, ठीक है, वी गॉट इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हमें मिल जाता है उससे पहले ही हम नोटिस करते हैं बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही थी इकोनॉमी के ऊपर। कुछ लिखते हैं कि किस तरह से हमारा जो वेल्थ है वो ड्रेन हुआ है, ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। वैसे ही 1939 में एक आते हैं, दैट इज विश्व सरैया, ठीक है, स्पेलिंग्स आप चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे आते हैं विश्व सरैया। विश्व सरैया क्या कहते हैं कि मैंने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या मेंशन करा था? इन्होंने मेंशन करा कि कैसे हम इंडिया की इकोनॉमी को डबल कर सकते हैं, टू डबल द इनकम ऑफ इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स बताए हुए थे। तो ये पहली बुक थी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इकोनॉमी के ऊपर फोकस दिया जाने लगा, कैसे इनकम को इंक्रीज किया जा सकता है उस चीज पे फोकस दिया जाने लगा। उसी तरह से 1944 में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मीट करते हैं। 1944 के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते हैं आपस में, और वो भी क्या चीज पे फोकस करते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर 10 साल के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, पर पर्सन जो इनकम है, पर पर्सन जो इनकम है उसको हम डबल कर देंगे, यानी कि दोगुना कर देंगे। 10 साल के अंदर जो पर पर्सन इनकम है उसको 10 साल के अंदर हम इनकम कर देंगे, और जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। कैसे डबल करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग देम स्किल, ठीक है। जहाँ पे भी स्किल्स प्रोवाइड होंगी उनको, तो उससे हम क्या करेंगे, जो पर पर्सन इनकम है उसको डबल कर देंगे। वैसे ही 1950 के आसपास जयप्रकाश नारायण आते हैं। वो बोलते हैं, चलो लिख ही देती हूँ उसको, 1950 में कौन आता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो ये किसने बोला? जयप्रकाश नारायण। इसी बीच में जब ये सारी बातें चल रही थी तो एक और यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं हम, केसी नियोगी जी थे। केसी नियोगी क्या करते हैं, ये एक दौरा लगाए जाते हैं सोवियत यूनियन का, यानी कि रशिया वाले पार्ट में। वहां पे उन्होंने देखा कि प्लानिंग सिस्टम चल रहा है, यानी कि प्लानिंग कमीशन से इकोनॉमी वर्क कर रही है। तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया के अंदर लेके आते हैं 5 ईयर प्लान्स का आइडिया। तो केसी नियोगी ही रिस्पॉन्सिबल है जो 5 वर्षीय योजना को लेके आते हैं, यानी कि 5 ईयर प्लान, ठीक है। कब लेके आए, कब इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान, या फिर जिसके लिए एक कमीशन सेट करा गया और उसको नाम दे दिया गया, दैट इज प्लानिंग कमीशन। और ये जो प्लानिंग कमीशन था इसको सेट करा गया ऑन 15 मार्च 1950, ठीक है। इस दिन इसको सेटअप कर दिया गया, और इसके जो हेड बनाए गए वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये जो प्लानिंग कमीशन है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता, कोई आर्टिकल इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपने सुना होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी जिसको एक्ट के थ्रू लाया जाता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आपने अभी देखा। और एक होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज अच्छी है पर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आ रही, पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल में इलीगल चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सो थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम वन बाय वन देखेंगे 5 ईयर प्लान्स। 12 बार ये चीजें आती हैं, यानी कि 12 5 ईयर प्लान्स आप देखोगे, उसके बाद लास्ट में नीति आयोग आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वन, जिसको बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 साल की बातें चलेंगी। तो बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। कौन से साल से चलता है? तो 1951 से शुरू होता है, और कब तक चलता है? 1956 तक चलता है। 5 साल हो गए ना, 19 तक चलता है। कौन सा मॉडल यहाँ पे आता है? तो यहाँ पे एक मॉडल चलता है, दैट इज द हेराल्ड डॉवर मॉडल, ठीक है। और किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है? तो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस रहता है इनका, ठीक है, खेती वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, इरिगेशन पे फोकस रहता है। तो बांध वगैरह भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपने भाखड़ा नंगल बांध के बारे में सुना होगा, तो उसको आप एग्जाम्पल में साइट कर सकते हो, भाखड़ा नंगल
डैम। ठीक है, तो इरिगेशन पे फोकस करा जाता है, यानी कि सिंचाई कैसे इंक्रीज करी जा सके एग्रीकल्चर के टाइम तक। अब देखो स्टार्टिंग का प्लान है तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो काफी हद तक आप देखोगे अनसक्सेसफुल सही हमें मिलेगा। जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो इसको बोला जाता है कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल ही रहा। क्यों? क्योंकि ये जो 5 ईयर प्लान है इसको कौन चेक कर रहा था, हेड कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। और बोला गया है कि आप सेंटर में बैठ के जो नीचे लोकल एरियाज में चल रहा है वो आप चीजें नहीं देख सकते। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन क्या है वो यहाँ से आप नहीं देख सकते। और दूसरी बात, ये कैसी है बॉडी? दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज द फर्स्ट ईयर प्लान। फर्स्ट ईयर प्लान के दौरान ही 1952 में एक बॉडी या फिर यू कैन से एक काउंसिल बना दी जाती है। कब बनाई जाती है? ऑन 6 अगस्त 1952 एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम रखा गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, क्यों बनाया गया? ये क्या करेगा? जो भी हमारा ये प्लानिंग कमीशन आया करेगा, 5 ईयर प्लान आया करेगा, उसको ये चेक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? 5 ईयर प्लान्स को चेक करेगा। चेक क्या क्या करेगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट नीडेड है, और अगर ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है तो इसको फिर अप्रूव कर दो। ठीक है, असाइन कर दो कि ठीक है इसको पास किया जाए। और इसमें और क्या चीज कर दी गई? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड तो वही रहेंगे, हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, पर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया कि वो अपने स्टेट के रिलेटेड यहाँ पे एडवाइसेस देते रहेंगे प्राइम मिनिस्टर्स को कि क्या चीज उनके एरिया में रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1956 आ जाता है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट प्लान, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कब से चलेगा? 1956 से लेके 1961, हो गए ना 5 साल। तो यहाँ पे जो मॉडल इमर्ज करता है वो आता है पीसी महल नोबिस। आपने ये सुना होगा, पीसी महल नोबिस इनका मॉडल चलता है। और पहले में हमने देखा इरिगेशन और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस था। किस किस के ऊपर? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पर आप देखोगे आप कि जो फोकस है वो शिफ्ट कर चुका है, और जो मेन फोकस किया जा रहा है वो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी कि भारी उद्योगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और जब इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होता है ना, तो हम लोन्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऋण लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल जिसको हमने बोला था, पूंजी में लोन भी इंक्लूडेड होता है, तो यहाँ पे हम लोन लेना शुरू कर देते हैं। और जब लोन आना शुरू हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो फिर डेवलपमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि लोन तो रिटर्न भी करना होता है अलॉन्ग विद द ब्याज, इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से लोन आने शुरू हो गए इंडिया के अंदर। अब एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो लोन होता है ना, ये कभी भी जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर कंट्री कैसे चलाओगे अगर जीडीपी से ज्यादा हो जाएगा लोन? ठीक है, सो लोन जो है वो कभी भी जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके तहत जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया हमारे पास, इसके तहत हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने की ट्राई करी। जैसे कि बंगाल का एक एरिया है जिसका नाम है दुर्गापुर। बंगाल का रुको इसको ना मैप पे ड्रॉ करते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, पहले तो बंगाल का आ गया दुर्गापुर, बंगाल का दुर्गापुर। यहाँ पे हमें हेल्प किसने करी? फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए तो यूके ने हेल्प करी। ठीक है, उसके बाद एक और हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो करते हैं कहाँ पे? इन उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा एरिया? रौरकिला। रौरकिला ये कहाँ पे आ गया? उड़ीसा के अंदर आ गया। जब उड़ीसा के अंदर ये सेटअप हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं किसने हेल्प करी? तो हमें यहाँ पे हेल्प करी थी जर्मनी ने। यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए हमें किसने हेल्प करी? जर्मनी ने। ठीक है, सॉरी, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए किसने हेल्प करी? जर्मनी ने। देन हम थर्ड देखते हैं, दैट इज एट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जब हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का कौन सा एरिया था? भिलाई वाला। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और जब छत्तीसगढ़ में एस्टेब्लिश हुई तो किसने हेल्प करी? अगेन यूके ने। ठीक है, तो इस तरह से तीन बड़ी बड़ी आप नोटिस करते हो कि आज भी जो स्टील और आयरन की बिग इंडस्ट्रीज हैं वो इन्हीं रीजन्स में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये कब से स्टार्ट हो चुका था? 1956 टू 1961। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप नोटिस करोगे यहाँ पे जनरेट हुई। अब जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो एक और चीज इंक्रीज करेगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। और अल्टीमेटली जब एम्प्लॉयमेंट आएगी तो लोगों की इनकम आएगी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान, कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आता है हमारे पास दैट इज थर्ड ईयर प्लान। नाउ वी विल फोकस ऑन थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जैसे ही 1961 में हमारा सेकेंड ईयर प्लान कंप्लीट होता है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1961 से लेके 1966 तक, दैट इज थर्ड 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पे कौन कौन लोग जो थे वो रोल प्ले कर रहे थे, एक सैंडी थे, एक चक्रवर्ती आ जाते हैं, चक्रवर्ती के बाद पीसी महलनोबिस। देखो पीसी महलनोबिस अगर आ रहे हैं तो मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर तो फोकस रहेगा ही, महलनोबिस। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया गया, फोकस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ साथ हैवी इंडस्ट्री के ऊपर भी फोकस किया गया। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली, तो उन दोनों के ऊपर फोकस किया गया इन थर्ड 5 ईयर प्लान। यहाँ पे भी हैवी इंडस्ट्री के तहत आप नोटिस करोगे कि झारखंड के अंदर एक और इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी गई, कौन से रीजन में, तो बोकारो के अंदर, बोकारो इज इन झारखंड। और जिसको किसने हेल्प करा था बनाने में, रशिया ने, ठीक है। तो एज आई सेड कि लोन लेना हमने अब शुरू कर दिया था क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, पैसा भी तो चाहिए होगा ना, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, एक तो इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो जाती है। दूसरी जो चीज आती है यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आपको थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर ही देखने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर किसने स्टार्ट किया, तो साइंटिस्ट का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमएस स्वामीनाथन। पर अगर वहीं पे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में किसने किया था, नॉर्मन वॉरलॉ, ठीक है। स्पेलिंग्स चेक कर लेना एक बार। और उसके बाद वर्ल्ड के बाद अगर टर्म देखें, ये जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये टर्म किसने क्वाइन करी थी, तो एक होते थे आपके विलियम गार्ड। तो विलियम गार्ड करके थे, उन्होंने ये जो टर्म थी ग्रीन रेवोल्यूशन ये क्वाइन करी थी। तो क्या क्या अचीवमेंट हुई, एक तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक सेंटर बनाया गया, सेंटर कहाँ पे बनाया गया, यूपी के अंदर बनाया गया। सेंटर भी तो बनाना था ना, एक ऑफिस भी तो बनाना था। और कौन से रीजन में बनाया गया, तो एक शामली एरिया पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे बनाया गया। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से, तो पंजाब वाले एरिया को मिला क्योंकि वहां पे नदियां वगैरह काफी थी, इरिगेशन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और कौन सी क्रॉप में सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले, वो थी व्हीट, ठीक है। और जो पल्सिस की ग्रोथ थी वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई क्योंकि फोकस शिफ्ट हो जाता है व्हीट के ऊपर। और कौन से सीड्स यूज हुए थे, तो HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, GM क्रॉप्स वगैरह, तो उससे मॉडिफाई करे गए थे, काफी अच्छी क्वालिटी के जो है आपको वेट यहाँ से मिल गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें अचीव होती हैं कब, ये होती है थर्ड 5 ईयर प्लान में। पर ये चीजों पे तो फोकस था ही, बट एक प्रॉब्लम भी आती है, एक नहीं एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले बात करते हैं 1962 की। 1962 में हम देखते हैं साइनो इंडिया वॉर हो जाती है, ठीक है। चाइनीज ने प्रॉब्लम क्रिएट करी और वॉर हो जाती है, साइनो इंडिया वॉर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। इंडिया का जो 10% पार्ट था कश्मीर का वो अक्साई चीन में चला गया। जो इंडिया का कश्मीर का 10% हिस्सा है वो इसमें निकल गया, अक्साई चीन। बिगेस्ट लॉस है वो, एक तो ये चीज हुई। नेहरू जो थे उस टाइम पे उनकी पॉलिसी पीस पे ज्यादा फोकस थी, वो नहीं चाहते थे कि ऐसी अनयूजुअल फाइट्स हो, वो तो बोलते थे भी चीनी चीनी हिंदू चीनी भाई भाई, ठीक है। पर चाइनीज जो थे उन्होंने ये चीज नहीं मानी एंड उन्होंने वॉर क्रिएट करी दी। कहीं ना कहीं चाइना को आइडिया भी था कि आने वाले 10 साल में मे बी ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम इंडिया के साथ लड़ाई कर सके, तो मे बी दैट इज द वन ऑफ द रीजन। और उस टाइम पे रक्षा मंत्री जो थे, डिफेंस मिनिस्टर जो थे के मैनन, वो डरते भी थे वॉर एंड ऑल से, ट्राई टू अवॉइड द वॉर, वहां पे वॉर छिड़ रही है। ही वॉज स्टिल इंस्टिलिंग नेहरू कि अभी भी फोकस किया जाए पीस के ऊपर, तो वो चीजें नहीं होती जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन आती है। ये तो होगी 1962 की कहानी। उसके बाद 1965 एक और बुरा साल हमें देखने को मिला। इस टाइम पे ना क्या हुआ, ड्रॉट आ गए, सूखा पड़ गया बहुत सारे एरियाज में। और सूखा पड़ा, दूसरा क्या हो गया, नेहरू जी की डेथ हो जाती है।
ठीक है, नेहरू जी की डेथ हुई थी, ठीक है, नेहरू जी की डेथ हो जाती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं थोड़े टाइम के लिए, पर उसी टाइम पे हम नोटिस करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर हो जाती है। इंडो पाकिस्तान वॉर हुई तो फिर एक पैक्ट आता है जिसको बोलते हैं ताशकंद पैक्ट। ताशकंद पैक्ट, ये अयूब खान थे उधर पाकिस्तान की साइड से, एंड लाल बहादुर शास्त्री थे इंडिया की साइड से। लाल बहादुर शास्त्री, उज्बेकिस्तान में होता है ना ये पैक्ट साइन, और दूसरी तरफ थे अयूब खान। तो सीज फायर करवा दिया गया, यानी कि जितना हिस्सा इंडियंस ने पाकिस्तान का कॉन्कर कर लिया वो उनको वापस कर दिया जाए, और अगर पाकिस्तान ने इंडिया का कोई हिस्सा कॉन्कर करा हुआ है तो वो वापस कर दिया जाए। तो यहाँ पे सीज फायर करवा दिया गया, और सीज फायर में ज्यादा एरिया हमें देना पड़ा पाकिस्तानीज को। तो बोला जाता है नेक्स्ट डे ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है उज्बेकिस्तान के अंदर ही। तो अभी भी उनकी जो डेथ का जो सिनारियो है उस पर डिबेट्स होती हैं, बट स्टिल उनकी डेथ हो जाती है। ये बोला जाता है मे बी शॉक की वजह से हो गई थी कि इतना सारा एरिया उनको चला गया। तो यहाँ पे एक और प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो जाती है, दैट इज डिमाइस ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो सभी ने अपनी अपनी आर्मीज पीछे ले ली। तो थर्ड प्लानिंग कमीशन, ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसको बोला जाता है, अब देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, कहाँ ही फोकस होगा कंट्री की डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे जो जीडीपी थी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गई, और डिक्रीज करने के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो 5 ईयर प्लान था इट गॉट फेल्ड। फिर उसके बाद हमने बोला कि अब हम 5 ईयर प्लानिंग नहीं करेंगे कुछ टाइम के लिए, तो एक प्लान्ड हॉलीडे ले ली जाती है। कब तक? 1966 से 1969 तक, यानी कि 4 साल का यहाँ पे अब क्या किया गया, सॉरी 3 साल का क्या किया गया, प्लान्ड हॉलीडे कर दिया गया। प्लान्ड हॉलीडे, प्लान्ड हॉलीडे, ठीक है। अब कोई यहाँ पे नो प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, नो प्लानिंग कमीशन फॉर्म, यहाँ पे कोई प्लानिंग कमीशन फॉर्म नहीं होता। और फोकस किसके ऊपर करा गया कि एक तो जो लोग हैं उनको बस फूड मिल जाए, और जो आर्मी है उनको वेपन्स की सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहे। इन दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया ड्यूरिंग दिस प्लान हॉलीडे। फिर इसके बाद ठीक है, ये योजना अवकाश खत्म होता है यहीं पे। 1969 में हम नेक्स्ट चीज़ पे फोकस करते हैं, यानी कि हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आ जाता है। और कब से कब तक चलता है? ये चलता है फ्रॉम 1969 टू 1974। अब यहाँ पे बैंक्स की नेशनलाइजेशन करी गई। सबसे पहले पॉइंट तो ये है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, प्राइवेट से नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर आ गए। तो सबसे पहले तो नेशनलाइजेशन। अब ऊपर थर्ड ईयर प्लान में सूखा पड़ा ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया, बारिश ही बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे रेनफॉल हो गया। उड़ीसा में हमने साइक्लोन देखे, साइक्लोन आ गया कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। 1971 में हम नोटिस करते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो जाती है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। आपको ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का पता होगा, इस तरह से था ना, ये वाला माना जाता है वेस्ट, ये वाला बोला जाता था ईस्ट। तो इनको लिबरेट करवाया हमने 1971 के अंदर। और जब लिबरेट करवाया तो बहुत सारे रिफ्यूजीज, लॉट ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थी, लॉट ऑफ रिफ्यूजीज एंटर्ड इंडिया। इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजीज आ जाते हैं, ठीक है, दैट इज सेकंड थिंग। और इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी बोलती कि वॉर कंडक्ट कर दो। मानिक शाह थे उस टाइम पे, ठीक है, सैम बहादुर जिनको बोला जाता है। मानिक शाह बोलते हैं कि अभी नहीं कर सकते भाई वॉर, अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लड आ रहे हैं, तो जैसे ही बारिशें रुकेंगी, फ्लड्स खत्म होंगे, वी विल वॉर, तो वैसे ही हम वॉर अनाउंस कर देंगे, ठीक है। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने पूरी सेटिंग करी, रशिया वगैरह जाया, ये वहां पे बोल दिया कि ठीक है भाई, अगर बाई चांस पाकिस्तान को यूएस हेल्प करने के लिए आता है तो आप भी हमें हेल्प कर देना, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान को तो टैकल कर लेंगे बट वी कांट टैकल द यूएस में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस थी। तो दैट्स व्हाई दिस हैपेंड। तो ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये भी कुछ हद तक फेल ही मिलता है। क्यों फेल मिलता है? बिकॉज यू कैन नोटिस यहाँ पे वॉर हो जाती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये भी आपको फेल मिलेगी। इसके बाद फिफ्थ आती है हमारे पास, दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान।
फिफ्थ 5 ईयर प्लान चलता है 1974 से लेके 1978। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 4 साल तक चला, ये क्यों चला अभी देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे 1977 में आ जाते हैं, रुको, 1977 में आ जाते हैं इलेक्शंस। इंदिरा गांधी हार जाती हैं और कौन बन जाते हैं, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। एक पाकिस्तान में जगह है दैट इज काहुताबाद। माउंटेनियस एरिया है काफी, छुटने के लिए बहुत अच्छा एरिया है बेसिकली। तो होता क्या है, यहाँ पे अपना न्यूक्लियर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे प्रॉपर। पर इंडिया का आपको पता है कि रॉ के कुछ जो एलीट ऑफिसर्स थे वो पाकिस्तान में डिप्लॉयड थे, और मोरारजी देसाई डायरेक्टली कॉल कर देते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, उस टाइम वो जुल्फिकार खान था, तो उनको कॉल कर देते हैं एंड सेस कि हमें पता है आपके कहोताबाद में क्या हो रहा है। और हमारे जो रॉ के ऑफिसर्स थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के थे, बहुत सारे मार दिए जाते हैं, मतलब एक एक को मारा जाता है। अराउंड 150 रॉ के जो मेंबर्स थे दे वर किल्ड। ठीक है, एक छोटी नहीं बोलेंगे उसको, बहुत बड़ी गलती थी ये मोरारजी देसाई की, मतलब बेवकूफ़ी थी ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंकली सेइंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मार दिए जाते हैं सारे। आपने मे बी मिशन मजनू करके एक मूवी है उसको देखा हो, तो उसमें बहुत अच्छे से ये दिखाया गया है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता इंसान। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग दिस फिफ्थ 5 ईयर प्लान। रॉ के मेंबर्स मार दिए जाते हैं इन पाकिस्तान। काफ़ी अच्छी डिटेल्स उन्होंने निकाली थी। जब उनको पता लगा कि काहुताबाद में काम चल रहा है, तो हमने तो इसराइल से बात कर ली थी। ठीक है, इसराइल वाले तो पूरी तरह से तैयार थे कि ये स्ट्राइक कर देंगे, पर उस टाइम पे लोकेशन ही गलत पता चली थी। बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो काहुताबाद में बैठे हुए हैं। काहुताबाद जाते हैं, वहाँ पे बार्बर की शॉप पे चले जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, और वहाँ पे उनके बाल वगैरह गिरे होते थे। तो बालों में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना वेपन्स को बनाते बनाते जो निकलता है, वो बालों में डिपॉजिट हो रहा था। तो वहाँ से हमें प्रूफ मिल गया कि यस दे आर मेकिंग दिस वेपन, और इसके सैंपल इंडिया भेज दिए गए, और फिर इनको इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया गया। पर जो रॉ के मेंबर्स थे उनकी हत्या कर दी जाती है बाय द ISI। आपका पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बॉडी है ISI, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस बॉडी। बहुत सारे रॉ के जो ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया। दिस हैपन ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही ये तो हो गया इस वाले इंसिडेंट्स का। उसके बाद फिफ्थ ईयर प्लान में ही आप देखोगे कि इंदिरा ने एक और नारा भी दिया था, दैट इज गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के बाद इनका फोकस था RRBs के ऊपर, यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, उसके बाद मोरारजी ने एक प्लान लाया कि अब 5 ईयर प्लान नहीं चलेगा, हम लेके आएंगे एक नया प्लान जिसको कभी गवर्नमेंट ने रिवील नहीं किया, और इसके बारे में ना ही आपको कोई डिटेलिंग मिलेगी। दैट वाज रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान आता है सिर्फ 2 साल के लिए, ये चलता है फ्रॉम 1978 टू 1980, और इसका डाटा जो है वो गवर्नमेंट ने कभी पब्लिश ही नहीं किया। ठीक है, नो डाटा अवेलेबल रिगार्डिंग द रोलिंग प्लान। तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान, यू कैन से 5 ईयर प्लान जो था फिफ्थ वाला आपका, उसके बाद में आया था रोलिंग प्लान 1978 टू 1960, 1978 टू 1980। ठीक है, और किसके अंडर ये प्रोड्यूस हुआ था, तो TT लक्कर वाला थे उनकी प्रेजेंस में, लक्कर वाला। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ये फॉर्म हुआ था। और मोरारजी देसाई हैं, इनको पाकिस्तान वालों ने निशान है पाकिस्तान का टाइटल भी दिया था। ऑब्वियसली देंगे ही, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन रिवील करवा दी, मतलब डायरेक्टली बोलो तो बेवकूफ़ी थी ये मोरारजी देसाई की। ठीक है, और सो निशान ए पाकिस्तान का टाइटल दिया गया था, इंडिया में भारत रत्न भी दिया गया था, पता नहीं क्यों। चलो एनीवेज, इसके बाद आ जाता है हमारे पास दैट इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये चलता है अब 1980 में। 1980 से चला, कब तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, 1985 तक चलता है। उसके बाद यहाँ पे जो फोकस करा गया वो किया गया कि ठीक है अब बड़ा कुछ हो चुका है, अब हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करना है, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ये हुआ 1980 से लेके 1985, यानी कि सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। दूसरा जो फोकस बोला वो हमें बोला कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को
बूस्ट करना है, टू बूस्ट द टेक्नोलॉजी। दिस हैपेंड इन द 6th फाइनेंशियल और 5 ईयर प्लान। उसके बाद आ जाता है 7th वाला, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान। ये चलता है फ्रॉम 1985 और एंड हो जाता है 1990 में। हाईली अनस्टेबल टाइम पीरियड चल रहा था, हाईली अनस्टेबल। हमारे पास सिर्फ 15 दिनों का रिजर्व बचा हुआ था, फॉरेक्स बचा हुआ था, और उसके बाद 15 दिन के बाद हमारी जो मनी थी वो पूरी खत्म होने के सिचुएशन पे थी। इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव वॉज प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब नरसिम्हा राव बोलते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि करो भाई कुछ। करना क्या था, मनमोहन सिंह जी ने बोला कि हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एलपीजी रिफॉर्म्स। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, एक 1989 के अंदर पहले तो जवाहर रोजगार योजना लाई गई। जवाहर रोजगार योजना लाई गई, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। 1990 में डिसाइड हुआ कि हम ना 1990 से लेके 1992 तक एक प्लान्ड हॉलीडे कर देते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद भी किया ना एक प्लान्ड हॉलीडे, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 साल का कर दिया गया। इसमें लाए गए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स लाए गए ड्यूरिंग 1990 टू 1992 के टाइम पीरियड में, ताकि जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्लान्ड हॉलीडे। पर इसको काउंट कब किया गया? इसको प्लान्ड हॉलीडे में नहीं बोला कि हमने जो इकोनॉमी थी उसको बूस्ट किया ड्यूरिंग दिस प्लान्ड हॉलीडे। नो, इट वाज काउंटेड अंडर द 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो ये काउंटेड, यहाँ पे जो भी चीजें इम्प्रूव हुई वो सारा कहाँ पे काउंट हुआ? काउंटेड इन इट, यानी कि 8th 5 ईयर प्लान। अब जो नेक्स्ट आपका 8th 5 ईयर प्लान आता है, वहां पे आप टाइम पीरियड लिख लो, दैट इज फ्रॉम 1992 से लेके 1997 तक का। यहाँ पे अब बहुत सारी चीजों पे फोकस किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरा, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया। टेक्नोलॉजी के बाद एलपीजी भी इसी में इंक्लूड हुआ है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अब ग्लोबलाइजेशन यानी कि दुनिया के साथ कॉन्टेक्ट बनाओ, फॉरेन कंट्रीज को आने दो इंडिया के अंदर, इन्वेस्टमेंट करो ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और पैसा भी आए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा फोकस किया गया। लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट की जो पार्टिसिपेशन थी उसको थोड़ा सा कम करा गया और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को बोल दिया गया कि जाओ अब करो काम खुल के जितना करना है, ठीक है। तो दिस हैपेंड ड्यूरिंग द एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये हुआ इस तरह से कि फॉरेन कंपनीज थी, उन्होंने आना शुरू करा और हमारी इकोनॉमी ओपन हुई और फाइनली जो पैसा था वो भी थोड़ा इंक्रीज करता हुआ दिखा। कुछ हद तक ये इम्प्रूव्ड हुई चीजें। फिर आता है 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये चलेगा 1997 से कब तक? तो 2002। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीजें आप देखोगे अनसर्टन से थी। और ये जो मॉडल है इसको अमर्त्य सेन मॉडल भी बोलते हैं, अमर्त्य सेन मॉडल भी बोल देते हैं, जो 9th वाला है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हुई इन टाइम्स में भी। यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले तो साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। 1998 में यू विल नोटिस क्या हो जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट हो जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद जो इंडिया था उसके ऊपर लग गए सैंक्शन। क्यों टेस्टिंग करी? तो सैंक्शन लग गए इंडिया के ऊपर बाहर से, ठीक है। उसके बाद सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, अच्छा फोकस किस किस चीज पे करा गया? तो सबसे पहले तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जो रिच और पुअर में गैप बनने लगा उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पे फोकस किया गया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये तो हुई। और उसके बाद यहाँ पे 1999 में कारगिल वॉर हो जाती है, दैट इज अगेन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, कारगिल
वॉर। 1999 के बाद आप देखोगे 2001 में आप नोटिस करोगे अर्थक्वेक आ जाता है। कहाँ पे आता है? तो भुज में आ जाता है, भुज अर्थक्वेक। तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन अगेन इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। और जब ये प्रॉब्लम्स आई तो हम देखते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे, NRIs जिनको बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी बाहर से पैसा भेज के। नेट फैक्टर इनकम जो आप पढ़ते हो, तो उस टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भेजा बाहर से और हेल्प करी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई 5 ईयर प्लान्स में, तो उस वजह से हम देखते हैं कि ये भी काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अनसक्सेसफुल। उसके बाद आप नोटिस करोगे नेक्स्ट आता है दैट इज द 10th 5 ईयर प्लान। ये चलेगा कब? तो 2002 से 2007। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, फोकस वाज ऑन प्राइमरी एजुकेशन, सर्व शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। यू कैन से एजुकेशन या प्राथमिक विद्या भी आप बोल सकते हो, एजुकेशन। मिड डे मील योजना यहीं पे चलाई गई। मिड डे मील योजना जो आपका 10th 5 ईयर प्लान था उसी में चलाई गई। फिर आपका आता है 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान चलेगा फ्रॉम 2007 टू 2012। इसमें समावेशी विकास के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। समावेशी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब अब क्या करना है? इक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी है। इक्वालिटी के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? पढ़ाई सबसे पहले, एजुकेशन, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी पे हमें कंट्रीब्यूशन करना है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमें स्टडी करनी है, डिफेंस के ऊपर हमें फोकस करना है, हेल्थ के ऊपर हमें चीज़ें नोटिस करनी है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान। फिर आता है हमारे पास दैट इज द 12th 5 ईयर प्लान, जो कि चला फ्रॉम 2012 टू 2017। और ये किस चीज़ के अगेंस्ट था? इट वॉज अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे का अनशन भी आपको इसी के दौरान मिलेगा। तो करप्शन के अगेंस्ट था, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट था। इसी टाइम पे हम नोटिस करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने शुरू करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट करे। साथ में हमने फोकस किया स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। यहाँ पे भी हम कहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं? तो स्पेस टेक्नोलॉजी। देन आप देखते हो BS4 से हमने डायरेक्टली कहाँ पे जंप किया था? BS6 पे। ठीक है, सीधा ट्रांसफॉर्मेशन। और अन्ना हजारे का जो अनशन मिलता है आपको 2012 से लेके 2011 और 12 में, वो भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर 5 ईयर प्लान्स। इसके बाद लेके आते हैं ये लोग, दैट इज नीति आयोग। किसको लेके आए? नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। 2015 में बोला गया कि अब हमें 5 ईयर प्लान्स की ज़रूरत ही नहीं है। जब इसमें कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती तो हम 5 ईयर प्लान को ख़त्म करते हैं। और क्या लेके आएंगे? नीति आयोग। नीति आयोग ले आए। तो अब बोला गया कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं सत्ता में, तो उस टाइम पे नीति आयोग जो है उसको लाया गया 2015। अब बोला गया कि जो नीति आयोग है ना, इसको हम देंगे 15 साल की इकट्ठी रिपोर्ट बना के, मतलब 2030 में इसकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है, सो दैट्स हाउ नीति आयोग वाज मेड। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। सो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 5 ईयर प्लान्स। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम इकोनॉमी को या फिर कैसे हम ट्रेड को अगर बूस्ट करना है तो कुछ जोन्स बनानी पड़ती हैं। जैसे एक आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, SEZ, सेज भी जिसको बोलते हैं। हमेशा याद रखना ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, ये इनलैंड होंगे, यानी कि कोस्ट के दूर होंगे। अंदर जो सरफेस है वहां पे होते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है? कंपनीज को बोला जाता है इन जोन्स में आओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपसे टैक्स कम ही लिया जाएगा। ठीक है, आपसे कम ही टैक्स लिया जाएगा। यानी कि जहाँ पे मान लो 10,000 करोड़ की कंपनी है, उनके ऊपर मान लो 3,000 करोड़ तो टैक्स ही आ रहा था। यहाँ पे ये रिड्यूस होके सिर्फ कितना बच जाएगा? हो सकता है 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, तो कम टैक्स लगेगा। तो ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। काफ़ी सारी सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई हैं अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। यहाँ पे चीज़ें बनती हैं और डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड ऑफ हो जाता है, उन चीज़ों का बाहर भेज दिया जाता है। इंदौर में देखोगे आप, नोएडा देख लो, ग्वालियर देख लो, तो यहाँ पे बनी होती हैं ये। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो इनलैंड बने होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह एक और होता है दैट इज द फ्री ट्रेड जोन।
अब ये जो फ्री ट्रेड जोन होता है ना, ये हमेशा बनेगा कोस्टल वाले एरिया में, यानी कि जिस स्टेट की बाउंड्री जो है बिल्कुल पानी के साथ जुड़ी होगी और वहाँ पे पोर्ट्स होंगे, बंदरगाहें होंगी, वहाँ पे बनता है। जैसे गुजरात वाला हिस्सा होता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ पोर्ट एरियाज। यहाँ पे टैक्स नहीं लेते, यहाँ पे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग करो फटाफट से और ट्रेड करो उस चीज़ का। चाइना में ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखने को मिला है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द बजट। बजट के बारे में आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो और यहाँ पे भी आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। सो देयर इज बजट, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। आई जस्ट होप जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो आपको क्लियर हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।